मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के मुश्तरका मोर्चे ने आज से 2 रोजा भारत बंद की कॉल दी है। अवामी शोबे के बैंकों की निजकारी और बैंक लॉ तरमीमी बिल समेत मुख्तलिफ पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 2 रोजा बंद की कॉल दी है। इसके साथ साथ मनरेगा के तहत मजदूरों की उजरत में इजाफा करने और ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा मजदूर तंजीमें कर रही हैं। ट्रेड यूनियनों की जानिब से जारी करदा बयान में रोडवेज, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और बिजली शोबे के मुलाजमीन के इस बंद में शामिल होने का दावा किया गया है। उधर मरकजी वजारत बिजली ने रियासतों और तमाम इदारों को मजदूरों की हड़ताल के पेश नजर बिजली फराहमी ग्रिड के निजाम को बरकरार रखने के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों, दिफा और रेलवे खदमात को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत है। तमाम इलाकाई और रियासती कंट्रोल रूम के एहलकारों को होशियार रहने का मशवरा दिया गया है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बंद के हवाले से तमाम तफसीलात बताएं। जी मैं मुनज़्ज़ा, मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ट्रेड यूनियन ने 2 दिवसीय स्ट्राइक किया है, वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के वो लगातार वो स्ट्राइक कर रहे हैं। उनकी साफ तौर पर मांग है कि जो लेबर लॉ में जो रिफॉर्म किया जा रहा है उसको लेकर के उनकी मांग है कि ये रिफॉर्म जो है वो न किया जाए। वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि लेबर लॉ में जो रिफॉर्म है वो न किया जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई तब उनका साफ तौर पर भी यह कहना था कि न सिर्फ लेबर लॉ में रिफॉर्म बल्कि वो कुछ अन्य मांगे हैं, जिसमें उनका साफ तौर पे कहना है कि मनरेगा में फंड एलोकेशन जो है वो अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। इसकी मांग जो है वो लगातार करते रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब हमारी ट्रेड यूनियन के लोगों से बात हुई तब उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन में की बात हो रही है या फिर सरकार जो है वो विभिन्न कंपनियों के माध्यम से मोनेटाइजेशन की बात कर रही है, तो इस प्रक्रिया को न किया जाए। ये जो सरकार की जो प्रस्तावित प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन की बात है उसे रोक लगाई जाए। इसकी मांग जो है वो ट्रेड यूनियन जो है वो लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उनकी और लेबर लॉ में को लेकर के जो है विभिन्न मांगे हैं उसको लेकर के वो उनका कहना है कि ये जो लेबर रिफॉर्म जो है वो न किया जाए। साथ ही साथ में कई जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोगों को रखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोगों को नौकरियां भी दी गई हैं उन्हें पक्की नौकरी दी जाए, इसकी मांग जो है वो ट्रेड यूनियन कर रहे हैं। तो इन मुख्य मांगों के साथ जो है ट्रेड यूनियन जो है वो 2 दिवसीय स्ट्राइक जो है देशव्यापी स्ट्राइक का जो आयोजन जो है वो उन्होंने आज और कल किया है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, और उसी हवाले से हिदायत भी दी गई है कि बिजली की सप्लाई की फराहमी के हवाले से कि अस्पतालों में और दीगर जगहों पर इस तरह से ग्रिड के हवाले से सप्लाई जो है उस पर कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, उस पर कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर मुनज़्ज़ा, मुझे जो जानकारी मिली है, जब मेरी बात है ट्रेड यूनियन के अन्य लीडरों से बात हुई तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन पर जो है वो ट्रेड यूनियन के स्ट्राइक का असर जो है वो ना पड़े, चाहे वो हॉस्पिटल्स में जो विभिन्न एसेंशियल सर्विसेज हैं या बैंकिंग की चीजें हैं उस पर असर न पड़े। इसकी लगातार कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। हालांकि ट्रेड यूनियन की तरफ से भी यह कहा गया है कि एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उन्हें इससे छूट दी जाएगी, स्ट्राइक से छूट दी जाएगी। लेकिन जो ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं या पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि उनकी जो विभिन्न मांगे हैं, चाहे वो मोनेटाइजेशन की बात हो या फिर जो निजीकरण की बात हो उसको लेकर के या फिर लेबर रिफॉर्म को लेकर के, मनरेगा में एलोकेशन को बढ़ाने को लेकर के वो अपना प्रतिरोध जो है वो करते रहेंगे। और इसी कड़ी में आज उन्होंने 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू की है। जी विनीत, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 41 पैसे हो गई है, वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 90 रुपए 77 पैसे अदा करने होंगे। गुज़श्ता 7 दिनों में आज 6वें बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना शुरू किया था। 7 दिनों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है।
बिल्कुल, आजकल डीजल पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ता जा रहा है और आज इतना पब्लिक को भी परेशान हो रहा है। हर रोज़ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देखिए आप प्राइस कहाँ कितना था, अभी पेट्रोल का दाम 95 था, अभी 99, 100, 100 पहुँचने वाला है। तो इसलिए पब्लिक को बहुत परेशानी हो रहा है और जनता को, सरकार को ये सोचना चाहिए कि पेट्रोल का दाम कम करे, डीजल पेट्रोल का दाम, तभी हर चीज़ सस्ता हो जाएगा। अभी तो बहुत महंगा चल रहा है। अब आने वाले दिन में तो और क्या होगा, हमारे बीवी बच्चे जो आने वाले जनरेशन में और कैसे जिएंगे वो लोग। ऐसा है, महंगाई तो बढ़ी रही है। सरकार ने इसमें देखो कुछ रिलैक्स दे सकते हैं तो देना चाहिए, है ना। कैसे आम आदमी को जो है थोड़ा राहत मिल जाएगी, है ना। और अब वो तो सरकार की योजनाएं हैं, देखो कैसे करना है वो तो वही काम कर सकते हैं विचार, है ना। बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा और इतना कम नहीं करते, इतना एकदम बढ़ाते हैं, डेली बढ़ा रहे। ऑब्वियसली यही है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर वो एक तरफ से अगर बढ़ा रहे हैं, अगर इस तरफ से दाम बढ़ा रहे हैं तो वो कंपनीज की तरफ भी देखना, प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखे कि भाई प्राइवेट सेक्टर वाले बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे। अब आदमी की सोर्स ऑफ इनकम उतनी है और आप उसको बढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो आप अगर यहाँ से आप 1 रुपये बढ़ा रहे हो तो यहाँ से सैलरी भी इंक्रीज करो ना, महीने में। अगर आप ये देखो प्राइवेट सेक्टर है, अब आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और एक बाइक उसके अगर जो पहले 2,000 रुपये खाती थी अब 4,000 रुपये खाती थी, उसका 2,000 का लॉस हो रहा है। तो आप उसका क्या कर रहे हो, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। सर जेब पर असर तो इतना पड़ रहा है कि पिछले 10-12 दिनों की हालत ये है कि हम जो 1500 रुपये में इतनी दूर चले जाया करते थे, आज हालत ये है कि मैंने 2,000 रुपये का डीजल भी डलवाया है और कल फिर डलवाना पड़ेगा। हालत बदतर से होती जा रही है। देखिए पहले से तो काफ़ी अंतर है। पहले थोड़े डीजल पेट्रोल के, स्पेशली मैं बाइक चलाता हूँ, पहले थोड़ा कम था और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ कंपेयर करें तो मंथली काफ़ी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा कम करा जाए, आम जनता पे प्रेशर पड़ता है, जितना हो सकता है उतना कम करें, हमारे लिए फ़ायदा है और आगे उनके लिए फ़ायदा। उन्हें आगे गवर्नमेंट चलानी है तो लोग बहुत ज़्यादा वोट देंगे उनको। बेसिकली यही है ना कि अगर हमें कम से कम मिलेगा तो हम सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और साफ तौर पर लोगों के चेहरों पर परेशानी दिख रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ावा हुआ है। 35 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ावा हुआ है। तो उसको लेकर लोग परेशान हैं क्योंकि ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसका सिलसिला पिछले 1 हफ्ते से जारी है। पिछले 1 हफ्ते से लोग इसकी मार सह रहे हैं और जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के कारण बाकी जो खर्चे हैं वो भी लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा है, तो जिससे लोग काफी परेशान है। लोगों का कहना है कि सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे कि इसकी कीमतों पर रोक लगाई जा सके या थोड़ी कम की जा सके। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके कारण हमारा जो पूरा बजट है वो पूरा बजट बिगड़ गया है, क्योंकि एक पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्ट से लेके घर की रसोई तक का जो बजट है वो बिगड़ जाता है। जहाँ पहले 100 या 200 रुपए के डीजल या पेट्रोल में काम चलता था एक दिन का, अब वही उनको जस्ट दुगना भरवाना पड़ता है, तो जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। जी बिल्कुल प्रीति, लोग काफी परेशान है, लोगों के बजट पर काफी असर पड़ रहा है। बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बता दें, कर्नाटक में आज से 10वीं जमात के इम्तहानात। हिजाब तनाज़े के दरमियान 10वीं जमात के इम्तहानात SSLC इम्तहान में 8,73,846 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। 11 अप्रैल तक इम्तहानात जारी रहेंगे। आपको बता दें, स्कूल यूनिफॉर्म में तलबा इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं। इम्तहानात मराकज़ के अतराफ इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। कर्नाटक से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूफ, 10वीं के इम्तहानात आज से शुरू हो रहे हैं, ऐसे में हिजाब मामले को लेकर के स्टूडेंट्स में कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म के साथ ही इम्तहानात मुनक्किद करने के अहकामात दिए गए हैं। जी देखिए,
8,73,000 तलबा जो है आज से SSLC यानी 10वीं जमात के इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। इसके पेश नज़र सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। जहाँ पर इम्तिहानात के मराकिज़ हैं वहाँ पर इम्तनाई अहकामात दफा 144 नाफिज कर दिया गया है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। इम्तिहानात से 2 दिन कबल हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ये बात कही गई है कि यूनिफॉर्म के जो मुकर्रर किया गया यूनिफॉर्म है उसी यूनिफॉर्म में तलबा जो है इम्तिहानात के मराकिज में दाखिल हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में आ सकते हैं। अगर मुस्लिम जैसा कि इस सर्कुलर के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूल जहां पर यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं है, हिजाब शामिल नहीं है, ऐसे तलबा हिजाब के बगैर इम्तिहानात में इम्तिहान देंगे, हिजाब के बगैर एग्जाम सेंटर में क्लासरूम में बैठेंगे। लेकिन जो मुस्लिम इदारे हैं जहां पर यूनिफॉर्म के साथ, जहां पर हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा है, ऐसे तालिबात जो हैं इम्तिहानात में हिजाब के साथ वो इम्तिहान दे सकते हैं। रियासती हुकूमत ने सर्कुलर जारी किया। सिर्फ मुस्लिम तालीमी इदारे, मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स जहां हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा है, ऐसे तलबा जो है हिजाब के साथ इम्तिहानात दे सकते हैं। बाकी तमाम तलबा जहां पर यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल नहीं है वो ऐसे तलबा को बगैर हिजाब के इम्तिहानात देना होगा। जी रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। बोर्ड की मजलिस आमला की मीटिंग में ये मामला बोर्ड की लीगल कमेटी के सुपुर्द किया गया है। बोर्ड के मुताबिक आइन की रूह से हर शहरी को पसंद का लिबास पहनने की आज़ादी हासिल है। कर्नाटक हुकूमत से यह मुतालबा किया गया है कि जब तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक बेजा पाबंदियां न लगाई जाए। नदवतुल उलूम में मौलाना राबे हसन नदवी की सदारत में मुनक्किद हुई मीटिंग में हिजाब समेत मुख्तलिफ मसाइल और मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। सलाह मुआशरा और तफहीम शरीयत की मुहिमों को जिला सतह पर चलाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिजाब मामले को लेकर के अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जो है लीगली प्रिपेयर्ड है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हाँ, बड़ा अहम मौजू है जाहिर है। देखिए कि और काफी अरसे से इस पर बहस जारी है, मुबाहिसे हो रहे हैं और उलमाए किराम भी इसको लेकर इसलिए संजीदा हैं कि देखिए उनका मानना यह है कि जो आइन और दस्तूर ने हक दिए हैं, बिलखुसूस ये कहा जाता रहा है कि चाहे कॉमन सिविल कोड का मामला हो या इस अंदाज के दूसरे मामले हो कि हर शहरी को अपने अपने तौर पर अपनी पसंद की ग़िज़ाएं खाने का हक है, अपनी पसंद का लिबास पहनने का हक है और अपने मजहब पर मुकम्मल तौर पर उसको ये आज़ादी है कि अपने मजहब पर अमल कर सके, अब उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके। तो देखिए ये जो मीटिंग हुई है मजलिस आमले की, ये रूटीन मीटिंग है लेकिन इसमें बहुत अहम मौज़ूआत को पेश नज़र रखा गया और अहम मौज़ूआत में जाहिर है कि कर्नाटक का जो हिजाब मामला था उसको भी फोकस के तौर पर डील किया गया है मुनज़्ज़ा। बुनियादी बात यही है कि लोगों का मानना यह है कि जब अदालत में ज़ेर समाअत है कोई भी मुकदमा, कोई भी केस, तो उसको उस वक्त तक उसकी साबिक़ा हालत में रहने दिया जाए जब तक कोई बाकायदा कोई फैसला ना आ जाए। तो ये मुतालबा भी किया गया है कर्नाटक हुकूमत से और लीगल सेल को बाकायदा तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुपुर्द कर दिया है जिससे कि मजीद कानूनी पेशरफ्त हो सके। और इस मामले में जैसा बोर्ड ने खुद को शरई मसाइल तक महदूद रखा है हमेशा, तो वो ये मानता है कि इस मामले को बहुत संजीदगी से डील करने की जरूरत है। और देखिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ है, जैसा कि आपने भी बताया कि चाहे वो तफहीम शरीयत का मामला हो या इस्लाह मुआशरा की दूसरी तमाम तहरीकात की बुनियाद हो। उन्होंने उस पर कहा है कि ये तमाम रियासतों में हालांकि पहले से चल रही हैं ये मुहिमें, लेकिन इनको मजीद तेजतर करने की जरूरत है और जिला सतह पर इनको कारगर बनाने की जरूरत है जिससे लोगों में बेदारी पैदा हो और वो अपने आईनी दस्तूरी हुकूक के साथ साथ शरीयत के जो हुकूक हैं उनके लिए भी संजीदा हों और बाकायदा तौर पर एक निज़ाम एक कायम हो सके और मुनज़्ज़म तरीके से लोग अपनी और अपनी शरीयत की हिफाजत कर सकें। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें, योगी हुकूमत
मुख्तार अंसारी पर सख्त गैंगस्टर एक्ट के तहत एक और केस दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से लेकर निकली बांदा पुलिस। रातों रात मेडिकल के बगैर मुख्तार अंसारी की मुंतकली मुख्तार अंसारी के बेटे ने ट्वीट किया है। किसी अनहोनी घटना के होने का खदशा जाहिर किया है उनके बेटे ने। आपको बता दें, यूपी हुकूमत मुख्तार अंसारी पर सख्त है। गैंगस्टर एक्ट के तहत एक और केस मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से लेकर बांदा पुलिस निकली। रातों रात मेडिकल के बगैर मुख्तार अंसारी की मुंतकली की गई है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने किसी अनहोनी घटना के होने का खदशा जाहिर किया है। गोवा में प्रमोद सावंत आज वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। 11 बजे होने वाली हलफबरदारी तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। हलफबरदारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के कई वज़ीर आला भी शिरकत करेंगे। हलफबरदारी तकरीब के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे या उनकी छुट्टी हो जाएगी? कौमी असेंबली में आज अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग मुतवक्का है। ख्याल है कि 25 मार्च को असेंबली के इजलास के हवाले से 15 नुकाती एजेंडा जारी किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद पर 152 अरकान के दस्तखत मौजूद है। उधर तहरीक इंसाफ के जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के अदम एतमाद को बैरूनी ताकतों की साजिश करार दिया है। उन्होंने इसके सबूत में एक खत भी पेश किया। इमरान खान का दावा है कि बाहर से उनकी हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और हमारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान पार्टी के इजलास में सरप्राइज देने की बात कह रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तवील होती जा रही है। इसके सियासी और सिफारती हल की कोशिशें भी की जा रही है। इस बीच कई महाज पर दोनों मुल्कों के बीच लड़ाई भी हो रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने कीव में रूसी फौज को पीछे धकेल दिया है। चर्निहीव में अभी भी हजारों अफराद फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता एक महीने से जारी जारी लड़ाई में अब तक यूक्रेन को $63 बिलियन मालियत के इमलाक का नुकसान हो चुका है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी के मुताबिक जानी नुकसान के अलावा 92 फैक्ट्रियां, 12 एयरपोर्ट, बड़ी तादाद में तालीमी इदारे तबाह हुए हैं। रूसी हमलों में 4,500 रिहायशी मकानात भी तबाह हुए हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच अमन मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमन सौदे के तहत वो गैर जानिबदाराना हैसियत इख्तियार करने के नुक्ते पर गौर कर रहे हैं। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।